हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट टर्न पे अपन ने जे थॉमसन मॉडल का डिस्क्रिप्शन कर लिया था। आज अपन इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कि वो डिस्कवरी जो है उनको उसके लिए नोबल भी मिला कि जे थॉमसन ने क्या बताया था। मैं एक बार वापस से डिस्क्राइब करता हूँ कि पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर होता है, रेंडमली स्प्रेड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उस पर रैंडमली स्प्रेड होते हैं। लेकिन इस वाले एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्होंने ये नहीं बताया कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ये सिर्फ एक थियरी थी। और उस टाइम जे थॉमसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इस थियरी को कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर पाया। रदरफोर्ड भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनकी बहुत बड़ी लैब थी, बहुत पैसा वैसा था, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब्स में लगातार अल्फा पार्टिकल इन पे। तो उन्होंने एक चीज़ देखी, ऑब्जर्व की, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल रिप्रेजेंट किया और उसमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। तो देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल ली। अच्छा सर, अमीर आदमी थे इसलिए गोल्ड फॉइल ली, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। गोल्ड ऐसा मेटल है जिसको थिन से थिन कर सकते हैं। जितना थिन मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना गोल्ड जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इतना ही, 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना वॉल्यूम जो है 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच हो सकता है। तो इसलिए अपन ने इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया। पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको समझाऊंगा, फिर बुक में जो मेंशन है वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा और आप लोगों को उसी में से लिखना है, ठीक है। देखो इस तरीके से ये आप लोगों की क्या है, एक गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल ये क्यों ली? क्योंकि ये वैसा एलिमेंट है जिसको थिन से थिन कर सकते हो, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन या जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी, ZNS स्क्रीन या फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करा इन्होंने, अल्फा पार्टिकल, याद रखना अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, 2He4 जितना चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पर 2He4 जितना चार्ज होता है। इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। एम आई क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे ध्यान रखना क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसी टॉपिक में काम आने वाला है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस तरह की एक बीम ली जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा बना देना तुम लोग, अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पे नॉर्थ पोल ऐसे करके, और यहाँ पे लगाया तुम्हारा साउथ पोल, और ये बीम ऐसे जा रही है। और इस पॉइंट पर आके जो है ये इस तरीके से दिखा रहे हैं बुक में, इस तरीके से जा रही है, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा रेज। अल्फा पार्टिकल पे जो है अल्फा पार्टिकल पे 2He4 जितना चार्ज होता है, हीलियम जितना चार्ज होता है उसका। अल्फा पार्टिकल जो है 2He4 होता है, जितना रिलेशन हीलियम में देखा गया उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उतना ही अल्फा पार्टिकल के अंदर देखा गया। अब आगे की बात, उन्होंने क्या किया, नॉर्थ और साउथ पोल्स लगा दिए ताकि जो रेज हैं वो सीधी जाए, ठीक है। इनका ओरिएंटेशन किस तरीके से, चार्ज को वेरी करके ये चाह रहे थे कि इधर ही जाए, बीच में कहीं डाइवर्ट हो गई तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं निकलेगा, ठीक है। गोल्ड फॉइल पे इस तरीके से हिट होती है, ठीक है। गोल्ड फॉइल ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन है। अभी मैं और बुक से भी आपको रीड करके बताऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। देखो लिखना आप लोगों को बुक से ही है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में समझा ही रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग एक बार समझ जाओगे, एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन सब जने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, बस आपको चीज़ें सही लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश के नाम पे कुछ भी लिख के आ रहे हो, उसके बाद आप ला के बोलोगे सर ये तो सही है, तो वो गलत है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो क्या हुआ, रियलिटी में क्या हुआ, इस तरीके से इधर क्या हुआ, स्क्रीन लगा दी। वही स्क्रीन क्या करती है, जैसे अपने कैथोड एक्सपेरिमेंट में थी, वैसे इसके अंदर स्पार्क जनरेट करती है, जिससे पता चल रहा है कि कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है। स्पार्क से पता चल रहा है कि हाँ इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो क्या देखा गया, इस तरीके बुक में इस तरीके से डायग्राम देखा गया आप लोगों को कि बहुत सारे एटम बना दिए। या इसको और ईजी कर देते हैं, सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में समझाता हूँ। क्या देखा गया, एटम के रिस्पेक्ट में ये एक्सपेरिमेंट था, मैं पहले एक बार समझा रहा हूँ, फिर उसका पूरा रिजल्ट, कंक्लूजन, मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ड्रॉबैक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से एक एटम बनाया मैंने, ये एटम
ये इसका न्यूक्लियस। अब क्या देखा गया, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। बुक में ऐसा डायग्राम बना रखा है, बहुत सारे एटम दिखा के, मैं एक एटम के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ, सेंटर 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 सेंटर, और आप लोगों को इस तरीके से क्रॉसिंग दिखाई है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल जो है अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट मतलब कुछ पार्टिकल से टकराया इधर चला गया, कुछ पार्टिकल इधर से टकराया इधर चला गया, ठीक है। और 20,000 में एक ऐसा पार्टिकल था, 20,000 में एक, जो जिस एंगल पर गया उस एंगल पर, ये एरो मतलब आने जाने का रिटर्न, ये इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ये इजीली क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। जिस एंगल पर गया उसी एंगल पर क्या हो गया, रिटर्न लौट आया। जिस एंगल पे गया 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल पर रिटर्न लौट आया। ये वाली बात क्लियर है। क्या है रदरफोर्ड मॉडल ने, ये एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन, कैसे किया, क्या किया, फिर ये उन्होंने देखा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। 3 ऑब्जर्वेशंस आए बेसिक। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो हो गए क्रॉस निकल गए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हो गए आप लोगों के, इस तरीके से क्रॉस निकल गए। कुछ पार्टिकल जो है अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गए इस तरीके से। और 12 to 20,000, जनरली बुक्स में 20,000 ही दे रखा है, लेकिन कई रेफरेंस बुक में 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ पर गया उसी पाथ पर रिटर्न लौट आया। ये उसका रिजल्ट। क्लियर है। अब पहले एक्सपेरिमेंट का आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आया तो कैसे करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम, ये वाला भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक तरह, एक ये वाले पार्टिकल है, 2 और 3 ये वाले इसी तरह के पार्टिकल हैं जो क्रॉस कर रहे हैं 1, जो इस तरीके से कर रहे हैं वो डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, और ये जो है जो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो सकता है एक्सपेरिमेंट। ओके, अब आगे की बात। अच्छा, अब मैं इसको तो एक बार बुक से रीड कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को पॉइंट्स बुक से ही लिखने हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोगों को इतने सारे पॉइंट्स, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपको आराम से समझ में आएगा। एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखनी है, बोर्ड के लिए अपन को अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है। देखो, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स, सॉरी, रदरफोर्ड फेमस है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब देखो उन्होंने वो क्या बोला, अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ डिफ्लेक्टेड फ्रॉम थिकनेस। ये इसकी जो थिकनेस है वो 100 nm नैनोमीटर ऑफ द गोल्ड मेटल। द थिन गोल्ड फॉइल हैज ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, अराउंड इट, एंड अल्फा पार्टिकल struck on the screen and tiny flash let out the produce in the point. The result scattering experiment was quite expected according to Thomson model, but the mass of the gold foil should have been spread even only entire atom, the alpha particle enough energy to pass directly through the such uniform distribution of mass. अब देखो इसके ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोला, जो मैंने बोला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन यू डिट्टो लिखना है। क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। फर्स्ट टाइप कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड वाली बात की है। फर्स्ट में किसकी बात की है, अनडिफ्लेक्टेड वाली बात की है, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट आप लोग का क्या बोल रहा है, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज वर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन must be due to the enormous repulsive force showing that the positively charge of the atom is not spread throughout the atom as a Thomson model. अब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, अब डिफ्लेक्टेड की बात की, डिफ्लेक्टेड मतलब नंबर 2 डिफ्लेक्टेड हुए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लोगों का ऐसा ही रहेगा कि फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, कुछ पार्टिकल क्या डिफ्लेक्ट हुए। अब थॉमसन मॉडल क्या बोलता है कि अगर ये पूरा का पूरा नेगेटिव स्पेयर है तो सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाने चाहिए, यहीं पे रुक जाने चाहिए, लेकिन वो अंदर की तरफ आर पार जा रहे हैं, इसका मतलब वो अंदर से क्या है आप लोगों के होलो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000 बाउंस बैक वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड या 180 डिग्री डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या है इस बार, 180 डिग्री डिफ्लेक्टेड। 1 in 20,000 पार्टिकल्स में आप लोगों के ऐसा ऑब्जर्व किया गया। क्लियर है, एक्सपेरिमेंट के बारे में क्लियर है, डायग्राम बनाओ, उसको एक्सप्लेन कर दो, 3 पॉइंट, ठीक है। वी टेकिंग द गोल्ड फॉइल, देखो जिसको लिखना है ओन वर्ड्स में मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, वी आर टेकिंग अ गोल्ड फॉइल, ठीक है,
around 100 nm, ठीक है. वी कवर द गोल्ड फॉइल विद द जिंक सल्फाइड एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है. एंड वी आर टेकिंग अ बीम विच अमिट द अल्फा पार्टिकल विच इज द चार्जेस विच हैव अल्फा पार्टिकल इज 2He4 एंड नॉर्थ एंड साउथ आर द मैग्नेट. दिस इज द एक्सपेरिमेंट. फिर दीज आर द रिजल्ट्स. यू कैन, अच्छा ये रिजल्ट जो आप लोगों को बुक से ही कॉपी करने, एग्जैक्टली वही है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. अब आता है इसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, ठीक है. इसे रब कर रहा हूं. ओके, अब देखो अपन को इसके बेसिस पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकले, कंक्लूजन क्या क्या निकले कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन. मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी एज द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल. भाई कोई भी पार्टिकल इस तरीके से अक्रॉस हो रहा है, आर पार निकल रहा है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या आ गया, एम्प्टी स्पेस. आप लोगों का पहला कंक्लूजन क्या आ गया, एम्प्टी स्पेस, कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस जो है वो इसका होलो है, खाली है. अगर वो इस तरीके से अगर थॉमसन मॉडल सही होता तो सारे के सारे पार्टिकल स्टार्टिंग में रुक जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नेक्स्ट है अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज वर डिफ्लेक्टेड एंड डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द एनॉर्मस रिपल्शन फोर्स शो दैट द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द थॉमसन मॉडल. अब कुछ क्या हुए, नेक्स्ट पॉइंट कि कुछ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए. अब इन्होंने क्या बोला कि पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, सॉरी हाँ, पूरा का पूरा रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है. पॉजिटिव स्फीयर है तो वो तो रिपल्शन करता, लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक सेंटर से ही या पर्टिकुलर एपिसेंटर सिर्फ बीच में से ही वो रिपल्शन शो कर रहा था. तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का हो गया, द फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्टेड मस्ट बी ड्यू एनॉर्मस, ठीक है. दिस इज फील रिपल्शन फ्रॉम द सेंटर, फील रिपल्शन फ्रॉम सेंटर, ठीक है. भाई सेंटर से रिपल्शन फील कर रहा है, ओनली सेंटर, नॉट होल एटम, नॉट होल एटम. ये तुम्हारा एक और पॉइंट हो गया, ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ रदरफोर्ड शो दैट द, अब उसने क्या बोला कि अगर, ये ध्यान से सुनना, कि ये सेंटर है, इसकी रेडियस जो है वो 10⁻⁻15 नैनोमीटर है, तो इसकी रेडियस जो है 10⁻⁻10 नैनोमीटर होगी. देखो माइनस में क्या होता है, ये वाला बड़ा है, मतलब जो बड़ा वाला है वो छोटा है, उसका साइज क्या है, छोटा, और जो छोटा वाला है उसका साइज क्या ऑटोमेटिकली बड़ा होता है. ये बात ध्यान रखना. तो उनकी रेडियस का डिफरेंस कितना हो गया, 10⁻⁻10. भाई एटम की रेडियस तो अगर 10⁻⁻10 नैनोमीटर है, नैनोमीटर हो जाता है 10⁻⁻9, ठीक है. नैनो याद रखना 10⁻⁻9 है, तो ये कितनी हो गई, 10⁻⁻15. तो एटम की रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस की एक रेंज आ गई, क्या, 10⁻⁻10, और न्यूक्लियस के रेडियस की एक अलग रेंज आ गई, न्यूक्लियस रेडियस की एक रेंज आ गई, वो कितनी आ गई, 10⁻⁻15 नैनोमीटर. तो ये तीन कंक्लूजन इस तरीके से निकाले गए. क्या क्या कंक्लूजन निकाले गए आप लोगों के, ये तीन कंक्लूजन आप लोगों को इस तरीके से ऑब्जर्व किए गए. मैंने बुक में से भी इसलिए रीड किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए. कोशिश बेकार है, वो एक बार है ना एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हम लोगों को वीडियो देखने में आपको बुक रीड करनी ही चाहिए, क्योंकि देखो फ्यूचर में बुकिश लैंग्वेज को समझना सीख लो. लॉन्ग टर्म में जब कॉलेज में जाओगे आपको बुक की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, ठीक है. टीचर अपने आप हमेशा समझाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बुक का आपको खुद ना कभी तो पढ़ना सीखना ही पड़ेगा, खुद के दिमाग से, खुद के ब्रेन से. तो इट इज़ अ बेटर कि आप लोग बुक की लैंग्वेज को भी एक बार रीड किया करो. आप लोग बुक का एक वो बड़ा पैराग्राफ देख के रीड नहीं करते हो, वो आपके लिए लॉस है बेटा लॉन्ग टर्म में, ठीक है. तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल कि सब जने को एक बार वो रीड करना ही होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ओके, ये समझ में आ गया, रब कर दूं मैं ये 3 पॉइंट्स, ये वाले, और नेक्स्ट जो आता है इधर लिखता हूं मैं, क्योंकि वापस से अपन इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे आराम से. बेटा देखो चीज़ों को समझो, अगर तुम्हारा लॉजिक सही है तो तुम्हारा आंसर हमेशा सही आने वाला है. नेक्स्ट क्या बोला, अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई अकॉर्डिंग टू
एटॉमिक मॉडल क्या दिया हमने, एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या दिया, क्या एटॉमिक मॉडल दिया। पहला पॉइंट जो है उसने क्या बोला, न्यूक्लियस के बारे में बताया कि जो बोर थॉमसन ने बोला था कि न्यूक्लियस सब तरफ है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इन द सेंटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूक्लियस इन द सेंटर। पहला पॉइंट क्या बोलता है आप लोगों का, द पॉजिटिवली चार्ज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, कि एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में कंसंट्रेट है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इन द सेंटर विच इज एक्सट्रीमली एंड मास इज कंसंट्रेटेड ओवर देयर, लिख लो, मास इज concentrated, mass is concentrated over there, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का बोलता है ऑर्बिट। उसने क्या बोला कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, या जिस तरीके से सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स, दिस इज द सन, इसके चारों ओर इधर सपोज आपका मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ है, फिर मार्स है, फिर नेपच्यून है, ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, फिक्स रेडियस में। तो वैसे उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, एक फिक्स रेडियस में घूमता है जिसे बोलते हैं ऑर्बिट। बस उसने बताया कि ऑर्बिट एक वर्ड है, और इलेक्ट्रॉन जो उसके सर्कुलर पाथ में घूमता है, क्या पैटर्न है घूमने का, कौन पास है कौन ज्यादा, ये नहीं बता पाया, ये बताया बोर मॉडल ने। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है वो क्या है, ऑर्बिट है। नेक्स्ट है, अच्छा देखो, और थर्ड पॉइंट है ऑर्बिट एक्सप्लेनेशन ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर, उसने ऑर्बिट के बारे में बताया। अच्छा थर्ड है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। तो थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया मॉडल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में हमेशा प्लस 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 माइनस, जो भी जनरली अट्रैक्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कि दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से वो साथ है, उसे कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसी चिड़िया भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। पहला पॉइंट कि न्यूक्लियस सारा का सारा मास सेंटर में कंसंट्रेटेड है, उसे क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। फिर दूसरा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में एक फिक्स एनर्जी के लेवल में घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बताते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ओके। और तीसरा उसने क्या बोला कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये सारी चीजें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिस्क्रिप्शन में। देखो अगर उसने पूछा ऑब्जर्वेशंस तो ऑब्जर्वेशन, उसने बोला कंक्लूजन तो कंक्लूजन्स, उसने पूछा एटॉमिक मॉडल तो एटॉमिक मॉडल। पूरा एक साथ पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है आप लोगों को इन तीनों में से। बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, अगर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा तो डायग्राम बना के, ऑब्जर्वेशन पूछे तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर कंक्लूजन पूछे तो ये रहा, और एटॉमिक मॉडल पूछा तो ये। तो एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे ज़रूरी बात जो आप लोग भूल जाते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। आई होप समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड मॉडल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बेटा इसको एक बार बुक से रीड करके यू हैव टू राइट डाउन। मैंने मेजर पॉइंट्स आप लोगों को लिख दिए, इनको एलोबरेट करके ओन वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। थोड़ा थोड़ा चलना सीखना पड़ेगा अपन को अभी से ही। किसी भी तरह का डाउट होगा तो हम लोग बताएंगे, ठीक है। अपने जूम सेशंस में आप लोग मुझे बोल सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आई विल हेल्प यू। और नेक्स्ट वीक से आप लोगों के एग्जाम हैं तो शायद देखते हैं, आप लोगों को प्रिपेयर करना ही है। अच्छा देखो, अब ड्रॉबैक की बात कर ली जाए। ड्रॉबैक्स, तो देखो ड्रॉबैक की अगर बात की जाए, उसने क्या बोला कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं,
चार्ज पार्टिकल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लस है, उसने ये थियरी दी, ठीक है। मैं पूरी थियरी नहीं बता, इसको शॉर्टकट में बहुत बड़ा एलोब्रेशन दे रखा है कि अपने बोला कि सन इनफाइनाइट चार्ज रखता है, फिर अर्थ भी रखता है, उसको धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तुम सीधा सीधा समझो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये ऐसा पार्टिकल है। अब देखो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करता है, अब मेरे पास एनर्जी है, अगर मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरीके से घूमे जा रहा हूँ, सपोज सर्कल में घूम रहा हूँ, एक फिक्स सर्कल में घूम रहा हूँ, ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ ना कुछ, सिर्फ घूमे जा रहा हूँ, 1 दिन मैक्स टू मैक्स, 2 दिन 3 दिन, एक टाइम के बाद मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली मैं चक्कर खा खा के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, वो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है तो एनर्जी अमिट कर रहा है, भाई मैं क्यों गिर रहा हूँ, एनर्जी मेरी रिलीज हो रही है, खाना खाने से एनर्जी गेन करते हैं अपन, ठीक है, और मैं काम कर रहा हूँ लगातार घूम रहा हूँ तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, अमिट हो रही है। एनर्जी अमिट होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है, एनर्जी अमिट हो रही तो मेरे को धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, घूम घूम के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है, एनर्जी तो, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसका एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसको, पहला पॉइंट में मैं लिखवा भी देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको मैं, ये ड्रॉबैक्स में आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि बुक में इसका एक्सप्लेनेशन जो बहुत वास्ट दे रखा है तो वहाँ से शायद आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेनेशन लिखवा दे देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। इसे रब कर दूँ। पहला पॉइंट समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, तो ऐसा क्यों नहीं करता, ये जो थियरी थी ये मैक्सवेल की थियरी थी, कि मैक्सवेल ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन को है न्यूक्लियस में गिर, मैक्सवेल थियरी अपोजिट, मैक्सवेल थियरी के अपोजिट था, क्या था, इलेक्ट्रॉन शुड, इलेक्ट्रॉन इज, लिखो, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल if it rotate in circular path, if it rotate in circular path, it should circular path and radiate energy, radiate energy, radiate energy. It should fall down into the nucleus. It should fall down into the nucleus. कि उसको क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, इट does not explain spectrum। बेटा स्पेक्ट्रम क्या होता है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जूम सेशन में, डोंट वरी, या वीडियो में भी आप लोगों को स्पेक्ट्रम एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। बेसिकली समझ लो लाइट का निकलना, ठीक है, अलग अलग कलर की लाइट निकलती है, वो नहीं बता पाया, डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, यू हैव टू लर्न, अभी तुम्हारे लिए लर्न करना बेटर है। एंड आप लोगों का थर्ड पॉइंट जो था, वो थर्ड पॉइंट आप लोगों के तक क्या था कि वो एक ड्रॉबैक ये था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है। उसने ये बोला कि सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में, कई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना अपन देखते हैं ना कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सब एक ही में ही है कि सब बाहर है, भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बात सही है, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्यों हैं,
उसका लॉजिक क्या है वो नहीं बता पाया। तो यहाँ पे आके तुम्हारी जो है रदरफोर्ड की थियोरी के मेजर ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, एग्जैक्टली वैसा ही है। स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट, ये रदरफोर्ड मॉडल आप लोगों का खत्म हो गया। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वाले एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं बोर्ड में, ये बुक में दे रखा है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात की जाए एटॉमिक आइसोटॉप्स क्या होते हैं, बुक का एग्जांपल कराऊंगा एक दो। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, तुम्हें पता है सेम Z, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, Z इज एटॉमिक नंबर, और डिफर जो होता है वो A होता है, A मतलब एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। सबसे कॉमन एग्जांपल तुम्हारे 1H1 1H2 1H3, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो डिफरेंट जो रहता है एटॉमिक मास, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ये चीज़ नहीं पता हो, एटॉमिक नंबर ये वापस से पीरियोडिक टेबल में आएगा, ये मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में बताया था। एटॉमिक नंबर सबसे पहला वीडियो याद रखना, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैंने तुम लोगों ये वाली चीज़ समझाई है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक मास जो होता है वो A किसके बराबर होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका सेम Z, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटॉप। देखो किसी भी एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वापस से बता दूं, यहाँ पे आप उसका Z लिखते हैं और यहाँ पे उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। A और Z तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो ये देखो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी, ये आप लोगों का हो गया। फिर आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, ये होता है सेम एटॉमिक मास और डिफर Z। आइसोबार सेम एटॉमिक मास और डिफर Z। एग्जांपल जो हो जाएगा आप लोगों का K पोटेशियम 40, कैल्शियम भी कितना होता है 40। नोट कर लो बच्चों। ओके बच्चों, तो आइसोबार्स क्या होते हैं आप लोगों का सेम A रहता है और डिफर जो रहता है Z। देखो Z जो है डिफरेंट है, सिंपल सा फंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आइसोबार्स फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी बताए हैं, फिर भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं अपन को पता है, प्रोटॉन्स जो मैंने तुम्हें बता दिया, प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, ये बुक के एक दो क्वेश्चंस करा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। रब कर रहा हूं मैं, सेम A, देखो ये वाला एग्जांपल सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ टेक्स्ट बुक के आप लोगों को, ताकि फटाफट समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोगों को बोलना है, ये दे रखा है BR 35 और 80। देखो इससे पहले मुझे लगा एक बार और बता देना चाहिए, फर्स्ट वीडियो फिर भी तुम लोग देख ही लोगे, लेकिन अपना ध्यान रखना कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल या नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है जिस सर्कुलर पाथ में घूमता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज।
एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे क्लास में अपन रोल नंबर अलॉट करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं, तो वैसा ही है। अब इसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो होता है आप लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? Z इक्वल टू कितना हो गया? 35। अतः जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लिख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये वाली चीज ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 35। और तुम्हें पता है एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A, और ये होता है Z। देखो ये क्या होता है? प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? क्या? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो निकालने का तरीका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगा A माइनस Z। देखो A P प्लस N माइनस का P से P कैंसिल, ऑटोमेटिकली मतलब कितना आ गया? 80 माइनस 35 P। ये कितना दे रखा है? P प्लस N, यहाँ पे वैल्यू, इसको कैंसिल मत करो बस समझने के लिए कि A और Z का सब्ट्रैक्शन जो होता है क्या? P प्लस N माइनस का P, तो ऑटोमेटिकली क्या बच जाएंगे? न्यूट्रॉन बच जाएंगे। तो देखो कितना दे रखा है? A P प्लस N 80, और P कितना दे रखा है? Z कितना दे रखा है? 35। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। सिंपल सा फंडा। तो इस तरीके से अपन ने निकाल लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो बच्चों। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसको भी करा देते हैं। ये एग्जाम्पल जो है, प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2.1 था, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 2.1 था, बेसिक एग्जाम्पल था, इसे मैंने बता दिया। अपने टॉपिक से रिलेट भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात की जाए, आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.2 ही करा रहा हूँ। एग्जाम्पल 2.2 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आप लोगों को दे रखे हैं 18, 16 और 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं, आराम से लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 18, ठीक है। और प्रोटॉन्स दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 16, और न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं, वो भी दे रखे हैं 16। आप लोगों को क्या बताना है? एटॉमिक नंबर और सिंबल और चार्ज। तो देखो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाला जो होता है, ये अपन ने पढ़ा है 10th में, और वापस 11th में पढ़ेंगे कि नंबर 16, जैसे हाइड्रोजन का 1 नंबर होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, वैसे ही सल्फर का जो होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। ये वाली बात क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सल्फर लिखा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो गया? Z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। एटॉमिक मास की बात की जाए, एटॉमिक मास की बात की जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच इज A, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 प्लस 16 32। ये आप लोगों का आ गया एटॉमिक मास। अब सर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात सही है, पर सर इधर तो 18 दे रखे हैं। 18 का मतलब क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर देखो कोई भी एटम है X, ये इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा, गेन मतलब जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया तो आप बन गए X माइनस, ठीक है।
एक और x माइनस ने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया x-2। कर्जा ले रहे हो आप तरीके से, ठीक है, बोरो कर रहे हो। तो 16 तो इसके पास थे ही, अब 18 इसका मतलब इसने क्या कर लिए, 2 बोरो कर लिए। कहां से बोरो किए उससे अपन को मतलब नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। इसका मतलब देखो, अब इसका लिख के बता रहा हूं। सल्फर सिंबल लिखा पहले अपन ने, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर कितना है 16। फिर मास नंबर कितना है 32, ठीक है। अब चार्ज की बात की जाए, चार्ज कैसे आया, 16 तो इलेक्ट्रॉन थे ही, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन मतलब 16 प्रोटॉन इसके पास है, 16 इलेक्ट्रॉन भी इसके पास है, लेकिन 2 कहां से आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से गेन कर लिए या गेन कर लिए, तो 2 बार बोरो किए, इसलिए -2, इसलिए यहां पे लगा रहा हूं मैं -2। ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, ये माइनस मतलब 16 तो थे ही, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट में होता है, इट कैन मूव, लेकिन ये न्यूक्लियस से किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का निकलना मतलब पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इतनी जल्दी नहीं निकलता, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर है। तो ये आप लोगों का आज का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आप लोग आई होप नोट साथ में लिखते जाना, वीडियो लेक्चर्स में मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा, कोई डाउट होगा तो आप लोगों का डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।